देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर कर। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं कर रहे, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि रिलेटेड चैप्टर है। तो आज मैंने मैथ्स का क्लास ही रख लिया इसीलिए। तो देखो लास्ट दिन हम लोग रेशियो जो है स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे और प्रोपोर्शन भी करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर क्या दिया है, 16th नंबर क्वेश्चन में देख लेते एक बार। 16th वाला ही होगा ना? हाँ। अच्छा देखो, इसमें बोल रहा है कि आनंद आनंद अर्न, यहाँ पर बोल रहा है देखो, आनंद अर्न 80 इन 7 आवर्स। आनंद जो है 7 आवर्स में 80 रुपीज अर्न कर लेता है। एंड प्रमोद 19 12 आवर्स, और जो प्रमोद है वो 90 रुपीज अर्न करता है 12 आवर्स में। द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग, अर्निंग का रेशियो फाइंड आउट करने बोला है। तो हमें क्या करना है, आनंद का अर्निंग, आनंद अर्निंग इज टू कर लेना चाहिए प्रमोद अर्निंग। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे कर लेंगे तो हमें जो है रेशियो मिल जाएगा। तो अर्निंग हमें रुपीज में मिलता है, तो रुपीज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन 80 के साथ हम लोग 90 को कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? दोनों ही तो यूनिट बराबर है, फिर भी क्यों नहीं हम लोग इसे कंपेयर कर सकते? क्योंकि बेस इक्वल नहीं है। जैसे देखो 80 ये 7 आवर्स का अर्निंग है, जबकि 90 12 आवर्स का अर्निंग है। ठीक है, तो कंपेयर कैसे करेंगे? मतलब जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम ले लिया 100 मार्क्स के और एक एग्जाम ले लिया 50 का। किसी को 50 में 50 मिला है, किसी को 100 में, मतलब एक ही पर्सन को मान लो 100 में जब लिया मैंने 50 मिला, 50 में जब लिया 50 मिला, एग्जाम्पल के लिए। तो ये 50 और ये 50 कंपेरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 50 आउट ऑफ 50 है और ये 100 आउट ऑफ 50 है, तो ये कंपेरेबल नहीं है। कंपेयर करने के लिए बेस बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, इसी पे हम लोगों ने कल जो पॉइंट देखा था, देखो वहां रुपीज नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन हम लोगों ने बेस इक्वल किया था ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा रेशियो जो है हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है। जैसे ये देखो, ये यहां से हटाते हैं तो ये दिख जाएगा। ये देखो, जब हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि कौन सा रेशियो हमें हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, बेस को इक्वल किया। ये 10 आउट ऑफ 7 था, ये 4 आउट ऑफ 3, कंपेरेबल नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इसका एलसीएम करके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 10 और 4 का। अदरवाइज अगर हम लोग इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 10 दे देते हैं, तो यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा 28:30। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14:15। ठीक है, ये भी तरीका है। तो हमें कंपेयर करने के लिए बेस हमेशा इक्वल चाहिए। अब ये यूनिट एक ही जैसा है, सेम टाइप ऑफ यूनिट है, बट प्रॉब्लम इतना है कि इसमें क्या है, इसमें रेशियो जो है नहीं बनेगा जब तक हम लोग इसे सेम बेस में नहीं लेके आते। या तो आनंद के अर्निंग को भी 7 आवर्स है तो इसको भी 7 आवर्स लाना है, या फिर इसको 12 आवर्स लाना है, या फिर दूसरा एक ऑप्शन है, दोनों के अर्निंग को अगर हम लोग पर आवर यानी 1 आवर के बेसिस पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये हम करके दिखा देते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16। आनंद अर्निंग पर आवर, मतलब 1 आवर का आनंद का अर्निंग कितना है। अगर 7 आवर्स में 80 रुपीज अर्न होता है तो 1 आवर में कम ही होगा, तो डिवाइडेड बाय 7 आवर होगा। ठीक है, और अगर हम लोग प्रमोद का अर्निंग निकालेंगे पर आवर बेसिस पे, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, 12 आवर्स में 90 रुपीज, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब रेशियो निकाल सकते हैं। देखो तो रेशियो कैसे निकलेगा, या तो इसको डिवाइड कर लो 80/7, शायद पॉइंट में आ जाएगा, डिवाइड करके फायदा नहीं, हाँ बहुत सारे पॉइंट में आएगा, तो इस पे फिर रेशियो को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ₹80/7 आवर्स सेम यूनिट इज टू ₹90/12 आवर्स, क्योंकि दोनों साइड हमारा जो है
ये एक्चुअली क्या होगा, जो हम लोग का रुपीस और आवर से ये कट हो जाएगा। कैसे, क्या इस तरीके से कट हो रहा है? नहीं, कैसे मतलब कैंसिल आउट होगा। देखो अगर लॉजिकली समझे तो ये रेशियो का मतलब क्या है, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। अगर ये ए है और ये बी है तो हम लोग बोल सकते हैं ये ए बाई बी है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग इसको अरेंज करते हैं तो 80 डिवाइडेड बाई 7 आवर होल डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 12 आवर, ये कंसेप्ट हुआ। और इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे 80/7 मतलब ₹80/7 आवर इंटू 12 आवर्स डिवाइडेड बाई 90 रुपीज। तो ये देखो रुपीज रुपीज आवर आवर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम बता रहे हैं कैसे करके हम लोग यूनिट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करके भी तुम लोग आंसर ला सकते हो, ऐसे करके भी आंसर लाया जा सकता है। यहाँ पर हो जाएगा 63, यहाँ पर हो जाएगा 96। अब इसे सॉल्व करने से 32 और 21 हो रहा है। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं। 32 21 ये रहा ऑप्शन ए। ये भी एक मतलब तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड कर दो डायरेक्टली हो जाएगा। 32:21 ये आंसर हो जाएगा। ये एक ऑप्शन है। दूसरा हम लोग के पास और एक ऑप्शन है, मतलब जैसा हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये दोनों रेशियोज के लिए यूनिट को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। यूनिट क्यों एलिमिनेट कर पाएंगे मैंने अभी दिखाया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का बेस बराबर करने का कोशिश करेंगे ताकि कंपेरेबल हो जाए। तो एलसीएम कर सकते हो, लेकिन उससे भी बेटर ऑप्शन है कि यहाँ पर दोनों का बेस इक्वल करने का एक ही तरीका है। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7 से कर दो, हो गया दोनों का बेस बराबर। और जब भी रेशियो में मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 12 और यहाँ पर देना है 7। इसका लॉजिक क्या है, तो देखो 12 12 कैंसिल आउट, जैसा था वैसा बन गया। 7 7 कैंसिल आउट, जैसा था वैसा बन गया। क्योंकि हम लोग ओरिजिनल डेटा को तो अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते बिना लॉजिक के। तो ये कैलकुलेशन की वजह से हम लोगों ने ऐसा किया। तो दोनों साइड बराबर हो गया। अब ये कितना बचेगा, 80 इंटू 12 इज टू 90 इंटू 7। अगर हम लोग इसका रेशियो निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 80 इंटू 12 960 630। तो 96 इज टू 63, ठीक है। वही वाला आंसर आ गया। तो अगर तुम लोग रेशियो के मतलब पूरा ऐसे जो है एलसीएम वगैरह करके करना चाहो तो भी कर सकते हो, ऐसे लिख के भी कर सकते हो, या फिर मैंने जैसे बोला डिवाइड कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। जैसे मतलब देखो इसका मतलब ही तो ए इज टू बी का मतलब ही तो ए बाई बी है। अब इसको डिवाइड फॉर्म में लिख के जो आंसर आएगा वही हम लोग का रेशियो का आंसर होगा, ठीक है। मेन तो यहाँ पर बात ये था कि हम लोग 80-90 का रेशियो नहीं निकाल सकते, यानी कि 8:9 ऐसा नहीं निकाल सकते। देखो जैसे दिया हुआ भी ऑप्शन में अगर कोई ऐसे करके आ जाओगे तो गलत हो गया ना, क्योंकि कंपेरेबल है ही नहीं। वो 1 आवर का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर दोनों का ही 7 आवर्स या फिर दोनों का ही 12 आवर्स तो भी होगा। लेकिन 1 आवर तो ज्यादा आसानी से होगा ना, तो हम लोग 7 आवर्स 12 आवर्स में क्यों जाए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको 1 आवर के बेसिस पे निकाल लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें बोला है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10। दो नंबर का रेशियो 7:10 है एंड देयर डिफरेंस इज 105, द नंबर्स आर। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, जैसे कि 200 और 305, ये पहला ऑप्शन, क्या इन दोनों का डिफरेंस 105 होता है? चेक करते हैं। 305 माइनस 200, हाँ 105 तो हो रहा है। और क्या इनका रेशियो 7:10 होगा? चेक करते हैं 7:10 होगा कि नहीं। ये तो हम लोग का, अगर हम लोग 5 से इसे डिवाइड करते हैं, 200 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 40, और 305 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 61। नहीं, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। भले ही डिफरेंस हमारा 105 आ रहा है बट रेशियो तो 7:10 नहीं आ रहा है। जिसमें दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ये हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं ना आराम से। 185:290 चेक करते हैं बी ऑप्शन का, ये होगा कि नहीं होगा। 185 डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं, कितना हो गया 37। अब देखो 5 से डिवाइड होगा, ये मुझे कैसे पता चल रहा है? अगर किसी भी डेटा का लास्ट डिजिट 5 है या फिर 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा 58। अच्छा, अब ये भी तो आगे जाके मुझे नहीं लगता है डिवाइड होने वाला है और किसी डेटा से नहीं। तो और 2 तो ये देख के फायदा भी नहीं है कि इसका डिफरेंस हम लोग का 105 आ रहा है कि नहीं। डिफरेंस तो 105 आ रहा है बट रेशियो जो है 7:10 नहीं आ रहा है, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर पीछे मेरा 10 रेशियो होना चाहिए ना, तो इसका मतलब मेरा ये आंसर होने से हो सकता है। क्यों बोलो? क्योंकि इसके पीछे 350 है, 0 है, ठीक है। तो अगर ये 7 से डिवाइड
ये 10 हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पर कितना है 245, ठीक है चलो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। हाँ ये देखो 7 से डिवाइड हो गया 50। अच्छा फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 से 35, 5 10 50, तो 7:10 ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग एक बार थोड़ा सा अगर अच्छे से इसको ऑब्जर्व करें ना, तो हमें पता चल जाएगा ये ऑप्शन वैसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसका रेशियो कभी भी ये एटलीस्ट 10 नहीं आएगा। ये 7 होगा, ये भी 7 आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये 200 है, तो ये ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे 200 को डिवाइड करने से 7 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे पता चल रहा है नहीं होगा। हाँ इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि बी सी में से कोई होगा कि नहीं होगा। तो देखो ऐसा कोई डेटा नहीं है 290 को डिवाइड करने से वो 10 ला दे। ठीक है, तो जो भी हम लोग एक एक करके ही फाइंड आउट करें, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे तुम लोग का इसका प्रैक्टिस बढ़ेगा, तुम लोग जस्ट ऑब्जर्व करके समझ सकते हो अच्छा ये तो नहीं होने वाला, ज्यादा चांसेस लगता है यही होगा, फिर इससे आंसर कैलकुलेट कर लोगे। और अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, एक एक करके चेक करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑब्जर्व करके ही दिख जाएगा कि ये दोनों नहीं होने वाला। तो 17 का आंसर हम लोग का सी होगा। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मैम। 245 और 350। ठीक है, मैंने आंसर लिख लिया 17 का, और कैसे कैलकुलेट करना है मैंने वहां पर दिखा दिया। तो जो ऑप्शन से हो जाएगा ना, हमें ऑप्शन से ही करना चाहिए, उस पर और कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर बोला है पी क्यू एंड आर आर 3 सिटीज, 3 सिटी है। The ratios of average temperature between P and Q is 11/12 and that between P and R 9:8। अच्छा, 3 सिटीज है, 3 सिटीज में दो दो सिटीज का टेम्परेचर का कंपैरिजन बताया है, यानी कि रेशियो बताया। द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R। अच्छा, तो Q और R के बीच का टेम्परेचर का रेशियो फाइंड आउट करना है। पी क्यू का दिया हुआ है 11:12। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये हम करके दिखा देते हैं। पी और Q का रेशियो है हम लोग का 11:12। अच्छा, उसके बाद P और R, P और R का यहाँ पर बता रखा है 9:8। अब पूछ रहा है बताओ कि रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R, Q/R कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, देखो हम लोग के पास P/Q अवेलेबल है, और हम लोग के पास P/R अवेलेबल है। हम लोग को Q/R चाहिए, Q/R मतलब Q/R हमें चाहिए। ठीक है, तो Q/R हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम लोग ये दोनों रेशियो को कंपाउंड कर देते हैं, ठीक है, तो हमें Q/R मिल सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, P/Q को Q/P में ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं देखो, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे लाइक P/Q इंटू P/R, कंपाउंड कर रहे हैं, तो उसमें हमें तो P² मिल जाएगा, तो उससे तो कोई फायदा है नहीं। हमें ऐसा डेटा अरेंज करना चाहिए ताकि नीचे आर और ऊपर क्यू आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं लाइक क्यू इंटू Q/P, तो देखो हम लोग का Q/R ही आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको अरेंज कर लेना है कि हम लोग ऐसा किस तरीके से कंपाउंड करें ताकि हमें Q/R मिल जाए। तो ये देखो मैंने क्या किया, कर दिया इनवर्स कर दिया, P/Q को जस्ट रिवर्स लिख दिया Q/P, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने P/Q की जगह Q/P कर दिया, 11/12 को 12/11 लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे 12/11 इंटू 9/8। अच्छा, अब यहाँ पर देखते कितना होगा, 4 3 12, 4 2 8, तो ये हो गया 27/11। ठीक है, अब ये Q/R ही आया है, क्योंकि इसमें तो PP हमारा कैंसिल हो जाता है। ये मत सोचो कि यहाँ डेटा कैंसिल हो रहा है, ऐसा मत सोचो। देखो हम फिर से बताते हैं, लॉजिकली एक बार बता देते हैं। देखो एक्चुअली हम लोग का ये डेटा क्या आ गया, हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर अगर लिख दिया, तो ये ओवरऑल हमें आंसर Q/R का ही देगा। क्यों, क्योंकि PP उसमें कैंसिल हो जा रहा है। तो ये रहा 12/11 इंटू अगर 9/8 करेंगे, जो भी हम लोग का आंसर आएगा वही हम लोग का Q/R का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 3 12, 4 2 8, 27/22 देखते हैं।
बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो या फिर वही कंपेयर करके भी फाइंड आउट किया जा सकता है। और एक तरीका भी है इसे करने का, देखो और एक तरीका भी है, वो भी हम बता देते हैं। हम लोग को पहले बोला है P बाई क्यू 11/12, P बाई क्यू 11/12, और दूसरा बोल रहा है हम लोग को P बाई आर 9/8, P बाई आर ये हो गया 9/8। अब दोनों में कॉमन क्या है, P है, तो हम लोग P को इक्वल करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग 9 दे देंगे और यहाँ पर 11 दे देंगे तो दोनों जगह पे हम लोग का P का वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये भी एक तरीका है, यहाँ P है P है, तो हम लोग दोनों जगह पे P के वैल्यू को इक्वल करने का कोशिश करें। तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 9 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 11 हुआ है तो यहाँ भी 11, ताकि रेशियो जो है अनचेंज्ड रहे। तो ये हो जाएगा 108। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 108 और 88। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है Q/R। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना है, ये Q का वैल्यू है 108 और R का वैल्यू 88। अब देखो इसे सॉल्व करने पे उतना ही आ जाएगा। इसे सॉल्व करने पे ये देखो 88 8 से डिवाइड करते हैं, 108/8, नहीं 8 से तो नहीं होगा, ये हम लोग का 22 आना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4, 108/4, देखते हैं कितना आता है, 27, 27/22। देखो सेम आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने बोला वो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, ये ज्यादा टाइम टेकेगा। गुड आफ्टरनून सुमित। गुड आफ्टरनून मैम। तो इस ये दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो, बट मुझे लगता है ये हम लोग के लिए ज्यादा जल्दी होगा। ठीक है, इसमें जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये भी चलेगा, जैसा ठीक लगे, जो भी ऑन दैट मोमेंट दिमाग में आए एग्जाम में वही कर सकते हैं। 18 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फिर 27:22, मतलब बी। ठीक है, मैंने क्या यहाँ पर ए लिख दिया है गलती से, नहीं बी लिखा है। ठीक है, 19 यहाँ पर बोल रहा है x/y 3:4, द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर इज टू x³ प्लस y³। तो पहले बोला है x/y यानी x/y 3/4 बोला है। उसके बाद बोल रहा है x स्क्वायर प्लस y, सॉरी x स्क्वायर इंटू y प्लस xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई x³ प्लस y³। ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है कितना होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने कल भी एक क्वेश्चन करवाया था और मैंने बोला था अगर लॉजिकली देखें तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, ये हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि ये रेशियो किया गया है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है। इसका वैल्यू कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू कुछ और ही है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में 3:4 आया है। तो अगर हम लोग को सॉल्व करना पड़ता तो हमें ऐसे सब्सटीट्यूट करके करना पड़ेगा, वही लॉजिकल है। लेकिन अभी एग्जाम हम लोग का MCQ है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो अगर a b का वैल्यू जो यहाँ दिख रहा है वही ले लेते हैं डायरेक्टली, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। और हमें एग्जाम में ऐसे ही करना चाहिए। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो इसका मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, इसी एजम्पशन से हमें करना है। बाकी ये एजम्पशन जो है गलत है। क्यों गलत है, मैंने वो बोला भी था। ये गलत तब है जब हम लोग को इसे पूरा डिटेल्स में करके दिखाना है, तो ये गलत हो जाएगा अगर करेंगे तो। अभी लिखेंगे कोई बात नहीं। तो 3² इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3³ 4³ देखते हैं कितना होता है। 9 इंटू 4 36, 16 इंटू 3 48, 84, 91। अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे, देखते हैं कितना होगा। 7 से शायद डिवाइड हो जाए, हाँ 13, 12:13 आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। 12:13, हाँ है ऑप्शन बी। ठीक है, 12:13 इसका आंसर हो गया। जस्ट वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करने पे ही हमें आंसर मिल जाएगा कि कितना हो रहा है। 12:13 ऑप्शन बी हम लोग का होगा आंसर। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। ये थोड़ा सा अलग है, मतलब इसको मुझे करके भी दिखाना है। और ये जो है विदाउट सॉल्व किया
नहीं जा सकता। मतलब कभी कभी हो रहा है ना कि हम लोग ऑप्शन से कर पा रहे हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इस पे कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम लगेगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ P is to Q is सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वेयर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वेयर, देन एक्स स्क्वेयर इज कितना होगा। ठीक है, तो एक ओरिजिनल रेशियो है और एक सब डुप्लीकेट रेशियो है। एक ओरिजिनल रेशियो का सब डुप्लीकेट रेशियो बता दिया और उसके बाद बोल रहा है एक्स स्क्वेयर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसमें जो भी ऑप्शन दिया है इसमें से कोई एक हो सकता है या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि ओरिजिनल रेशियो क्या है, वो क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आएगा। यहाँ पर यही गलती हो सकता है कि डुप्लीकेट कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा, हम लोग फाइंड आउट नहीं कर रहे ठीक से। P is to Q is सब डुप्लीकेट, ये सब डुप्लीकेट है। किसका सब डुप्लीकेट है, ये वाला, तो ये ओरिजिनल हो गया। ठीक है, ये ओरिजिनल या मेन रेशियो हो गया, इसका सब डुप्लीकेट है P is to Q, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो हम लोग को पता है कि अगर कोई रेशियो A is to B है, उसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, सेकेंड रूट ऑफ A और सेकेंड रूट ऑफ B, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो ओरिजिनल रेशियो है P माइनस एक्स स्क्वेयर और Q माइनस एक्स स्क्वेयर, ये ओरिजिनल रेशियो है। इसका सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, इसका सब डुप्लीकेट होना चाहिए लॉजिकली, मतलब जैसा हम लोगों ने सीखा है उसके अकॉर्डिंग इसका सब डुप्लीकेट होना चाहिए रूट ओवर ऑफ P माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ Q माइनस एक्स स्क्वेयर, ये सब डुप्लीकेट होना चाहिए। अब क्वेश्चन में सब डुप्लीकेट कितना आया है वो एक वैल्यू हमें बता दिया है, ये देखो बोल रहा है P is to Q, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रूट ओवर ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ Q माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू P बाय Q, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इसका सब डुप्लीकेट रेशियो का वैल्यू है P is to Q, तो हम लोग वही लिख रहे हैं कि सब डुप्लीकेट तो नॉर्मली ये होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो P बाय Q के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये बिना रूट का ऐसा होगा, और इधर बोथ साइड स्क्वायर हो रहा है ना, तो इधर स्क्वायर होने पे ये P का स्क्वायर और ये Q का स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं क्या किया हम लोगों ने, P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट था इसका होल स्क्वायर कर दिया। बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, जब भी कुछ इक्वेशन बनता है, ये तो इक्वेशन है ना, इक्वलिटी बता रहे हैं, तो बोथ साइड ही करना, अगर इधर स्क्वायर करें इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, बोथ साइड ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा P बाई Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड रख के देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर ही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं Q स्क्वायर इंटू P माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा P स्क्वायर इंटू Q माइनस एक्स स्क्वायर। तुम लोग चाहो तो ये लाइन अवॉइड भी कर सकते हो, ये हम तुम लोग के लिए लिखते हैं, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो, नहीं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। Q स्क्वायर इंटू P माइनस Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ये और ये। ठीक है, तो प्लस प्लस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, P स्क्वायर Q माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब सब x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये इधर तो है, ये हो जाएगा P स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफर कर दिया, जो पहले से है वो है माइनस Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर Q, ये वाला, और ये इधर आ जाएगा माइनस Q स्क्वायर P। देखो बहुत सारा डेटा है इसलिए लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस में वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन ही है। अब x का स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या होगा, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन जा सकता है, P Q दोनों ही कॉमन जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा P, ये दोनों में से अगर पी क्यू कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब क्या है, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड कर देना, तो अगर हम लोग पी क्यू से डिवाइड करते, क्यू क्यू कैंसिल आउट, ये हो जाएगा पी बचेगा, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा क्यू। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको ना हम चेंज करके ही लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, मैंने बाकी किसी न किसी चैप्टर में तुम लोग को पता है, जरूरत पड़ ही जाता है इस फॉर्मूले का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। काफी बार हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करते हुए देखा है, स्टैटिस्टिक्स में भी देखा था। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया p प्लस क्यू, p माइनस क्यू।
अब ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बचा, पी क्यू बाई पी प्लस क्यू, किसका वैल्यू, एक्स स्क्वायर का, और यही पूछा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। हम फिर से एक बार बता देते हैं, देखो यहाँ पर हमें बोला था कि ये जो रेशियो है इसका सब डुप्लीकेट रेशियो पी बाई क्यू है, तो हमें पता है किसी भी एक रेशियो का सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब उस रेशियो का क्या करना है, सेकेंड रूट करना है। तो उस रेशियो का देखो हम लोगों ने कर लिया है सेकेंड रूट। ठीक है, अच्छा अब उसको सॉल्व किए, सेकेंड रूट करने पे हमें सब डुप्लीकेट मिला और उसका वैल्यू दिया हुआ था, दोनों को इक्वल करके इक्वेशन क्रिएट करके उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। सॉल्व करने का तरीका नॉर्मल है, जैसे तुम लोग मैथ्स का सोल्यूशन करते हो, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया ताकि रूट हट जाए, फिर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर सॉल्व करके आया पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या बोला है, इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p। अच्छा ये है डुप्लीकेट रेशियो किसका, ये वाले रेशियो का। अच्छा तो देन बोल के ये जो ऑप्शन है ये कुछ रिलेशंस बता रहा है, इसको सॉल्व करने से इसमें से कौन सा रिलेशन आ सकता है। ठीक है, तो ये 2s और 3t सब डुप्लीकेट है, कौन से रेशियो का, 2s माइनस पी 3t माइनस पी का। ठीक है, तो हम लोग पहले ओरिजिनल रेशियो लिखते हैं। ओरिजिनल जो रेशियो गिवन है वो है 2s माइनस पी डिवाइडेड बाई 3t माइनस पी, ये है हम लोग का ओरिजिनल रेशियो। अच्छा इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, इसका सब डुप्लीकेट हो जाएगा 2s माइनस पी डिवाइडेड बाई 3t माइनस पी का रूट, ये दोनों का रूट, या फिर एक साथ लिखो एक ही बात है। अच्छा ये सब डुप्लीकेट का वैल्यू दे दिया है 2s is to 3t, मतलब पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2s माइनस पी रूट ओवर ऑफ, और रूट ओवर ऑफ 3t माइनस पी इक्वल टू 2s बाई 3t। अच्छा अब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो गया 2s माइनस पी 3t माइनस पी 2s बाई 3t इसका होल स्क्वायर, इसमें भी ऐसे करके दिखाई देते हैं, ये होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर करते हैं 2s माइनस पी 3t माइनस पी 4s स्क्वायर, देखो 2s का होल स्क्वायर, तो ये गलती से भी 2s का स्क्वायर यानी 2s स्क्वायर मत लिख दो, 4s स्क्वायर होगा, और ये हो गया 9t स्क्वायर। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 9t स्क्वायर इंटू 2s माइनस पी, और ये 4s स्क्वायर इंटू 3t माइनस पी। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 2 18t स्क्वायर एस माइनस 9t स्क्वायर पी इक्वल टू 12s स्क्वायर टी माइनस 4s स्क्वायर पी। अच्छा अब कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एक तो हमें दिख रहा है कि टीपी को हम लोग एक जगह लिख सकते हैं, या फिर ऐसे देखते हैं, देखो ना ऑप्शन में क्या दिया है, पी इक्वल टू समथिंग दिया है हर जगह पे, देखो कहीं पी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग पी 2p, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पी को रखते हैं, बाकी डेटा इधर ट्रांसफर करते हैं। तो p रिलेटेड डेटा एक तो ये है 4s स्क्वायर पी और एक 9t स्क्वायर पी। अच्छा और यहाँ पर 12s स्क्वायर टी माइनस 18t स्क्वायर एस। अच्छा अब ये दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, p कॉमन जाएगा, तो क्या बचा 4s स्क्वायर माइनस 9t स्क्वायर। अच्छा ये दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है, यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा, 2st, तो क्या हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो गया, s स्क्वायर और s का डिवाइड करने पे s और t डिवाइड करने पे कैंसिल आउट। अच्छा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 18 9। अच्छा 9 हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब मुझे इसका और 2 नहीं, मुझे शायद 3 लेना चाहिए, 3 लेने से देखते हैं 3, हाँ ये ठीक रहेगा 3, यहाँ पर 3 4 12 हो जा रहा है, 3 6 18 हो जाएगा, टी एस नहीं टी रहेगा, देखो टी स्क्वायर है, टी और एस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4s माइनस 6t हो गया।
ये मेरा सही हुआ, एक बार देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कहीं कैलकुलेशन गलत नहीं हो जाए। 2s डिवाइडेड बाई 3t, ठीक है, 4a स्क्वायर 9t स्क्वायर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 9 इंटू 2 18t स्क्वायर एस, और ये हो गया 9t स्क्वायर पी, हाँ ठीक ही लिखा है मैंने। 4 इंटू 3 12a स्क्वायर टी माइनस 4a स्क्वायर पी। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, 18t स्क्वायर एस। चलो ठीक है, चलो अब ये जो है इसमें हम लोग का कितना आ रहा है, देखो हमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, 6st ऐसे दिया है। तो ये मुझे लगता है मेरा कॉमन लेना गलत हो रहा है, ऐसा कुछ कॉमन लेना चाहिए ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। ये भी होगा लेकिन इसको फॉर्मूले में देना पड़ेगा 2a स्क्वायर, वो हम नहीं चाह रहे कि इतना ज्यादा फॉर्मूला यूज करें। देखते हैं कैसे करने से होगा। देखो यहाँ पर p स्क्वायर p और 2p बोला है, ठीक है, तो ये a स्क्वायर p 9t स्क्वायर p, ये भी हो जाएगा लेकिन इसमें ये 2s का फिर से होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है चलो वैसे ही करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता किसी और तरीके से होगा। यहाँ 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन लेने पे 3 हो जाएगा, 3s माइनस 2s माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3t। ये देखो 2s माइनस 3t हो जाएगा, ये 6 कॉमन ले लिया, जितना सिंप्लीफाई करके हम लोग कॉमन ले सकते हैं उतना अच्छा है। तो मैंने यहाँ से 6 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 2, 6 से डिवाइड करने से 2 और s से डिवाइड करने से s, tt डिवाइड होके कैंसिल आउट, और यहाँ पर 6st से डिवाइड करने से tt कैंसिल, t s कैंसिल आउट, t स्क्वायर बाई t बचेगा, और 18/6 3 बच गया। अच्छा अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर माइनस 9t का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी फॉर्मूला सिखाया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये देखो 2s प्लस 3t इंटू 2s माइनस 3t, 2s माइनस 3t, ठीक है। तो ये 2s माइनस 3t 2s माइनस 3t दोनों साइड से हटाओ, तो p इक्वल टू कितना हो गया, p इक्वल टू हो जाएगा 6st डिवाइडेड बाई 2s प्लस 3t। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कुछ तो गलत हो गया है मेरे से, रुको एक सेकेंड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 2s minus p 3t minus p, 2s is to 3t is the duplicate ratio of, ओ डुप्लीकेट बोला है मैंने तो सब डुप्लीकेट कर दिया इसीलिए गलत हो रहा है, तुम लोग भी नहीं बोल, वही हम सोचे कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है ये पूरा हटाना पड़ेगा, डुप्लीकेट बोला था ना मैंने, सब डुप्लीकेट लिख दिया, क्वेश्चन में तो डुप्लीकेट बोला था इसीलिए आंसर के साथ मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है इसे हटाते हैं, डुप्लीकेट बोला यानी स्क्वायर करना पड़ेगा। किसी भी रेशियो का सब डुप्लीकेट लिख दिया देखो, बट क्वेश्चन में तो डुप्लीकेट बोला था ना, मैंने अपने हिसाब से सब डुप्लीकेट कर दिया इसको गलती से। अच्छा देखो डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, तो 2s माइनस पी का होल स्क्वायर और 3t माइनस पी का होल स्क्वायर। a इज टू बी अगर ओरिजिनल रेशियो है तो उसका सब डुप्लीकेट होता है a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, मैंने सॉरी डुप्लीकेट, मैंने वो गलती से सब डुप्लीकेट लिख दिया, इसी वजह से हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक है तो ये 2s बाई 3t, ये डुप्लीकेट का वैल्यू में दे दिया, पुट कर दिया, अब हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा ये 3t इंटू 2s माइनस पी का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, और
2s इंटू 3t माइनस p का होल स्क्वायर। अच्छा, अब अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर करते हैं। तो ये 3t मैंने जैसा था वैसा रख दिया। a माइनस बी, ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 2s का होल स्क्वायर। हम इसे एक एक करके लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो वो आराम से लिख सकता है एक ही बार में, बार बार ये लिखने का जरूरत नहीं है। 2ab, ए बी मतलब यहाँ पर p हो गया, प्लस p का होल स्क्वायर। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको नहीं लिख के तुम लोग डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये 4a स्क्वायर माइनस 4sp प्लस p स्क्वायर, ये डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये फिर से इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये हम इस तरीके से लिखते हैं, तुम लोग अगर ऐसा लिखते हो लाइक ऐसे याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, जिसको जैसे याद है। ये तो देखो 7 8 का फॉर्मूला है ना, तो वो याद थोड़ा तो रखना ही पड़ेगा, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। अभी ये फॉर्मूला याद करते जाओ, इस चैप्टर में लगेगा, इंडिसेस में, प्रोपोर्शन में, लॉगरिथम में, इक्वेशन में, सारी जगह पे ये सारे फॉर्मूला यूज होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट इसको लिखते हैं 2s 9t स्क्वायर माइनस 6tp प्लस p स्क्वायर। अब मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं, 4 इंटू 3 12ts स्क्वायर माइनस 12tsp प्लस 3tp स्क्वायर 18st स्क्वायर माइनस 12stp प्लस 2sp स्क्वायर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर जाएगा तो भी कैंसिल आउट होगा। हम लोग दोनों साइड से सेम काइंड ऑफ डेटा तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें p रिलेटेड डेटा एक ही जगह रखना है, तो p रिलेटेड डेटा क्या है, 3tp स्क्वायर, और ये इधर लेके आते हैं 2sp स्क्वायर। इधर कितना बचा, 18st स्क्वायर माइनस 12ts स्क्वायर। यहाँ से p स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बच रहा है 3t माइनस 2s, और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 6st, तो ये 3t और ये हो जाएगा हम लोग का 2s। अब फिर देखो दोनों साइड से ये हट जाएगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू 6st होगा। ये देखो अब ऑप्शन के साथ जा रहा है, ऑप्शन बी। भाई मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि आंसर तो ऑप्शन बी दे रखा है, तो कुछ तो गलत कर रहे होंगे इसीलिए नहीं आ रहा है आंसर। तो ये हम लोग को बोला था डुप्लीकेट, मैंने इसको सब डुप्लीकेट करके करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। If p is to q 2 is to 3 and x is to y 4 is to 5, then value of 5px 3qy 10px 4qy is p is to q 2 is to 3, x is to y 4 is to 5, और हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है 5px प्लस 3qy इस टू बोला है, मतलब मैंने डिवाइड कर दिया 10px 4qy 10px 4qy। अब मैंने डिवाइड करके लिखा, तुम लोग इस टू लिख के भी उसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसा मैंने बोला था इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग मान लेंगे कि p2 है q3 और x 4 है y 5 है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है। p का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 4 हो गया, यहाँ पर q का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, नीचे 10p, p मतलब 2, x मतलब 4, 4q 3y 5। अच्छा, अब देखते कितना आ रहा है, 10 इंटू 4 40 प्लस 45, तो ये हो जाएगा हम लोग का 85 आ रहा है। अच्छा, 4 इंटू 2 8 इंटू 10 80 प्लस 60 140 डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं 28, और यहाँ पर 5 से डिवाइड करने से 85 17 होगा शायद, हाँ 17 इज टू 28। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, हाँ है, ऑप्शन सी 17 इज टू 28 होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन था कि दो रेशियो बता दिया था और एक ऐसा रिलेशन दे दिया था, हमें वैल्यूज जस्ट पुट करके फाइंड आउट करने से आंसर पता चल जाएगा। 17 इज टू 28 हम लोग का आंसर होता है।
अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31 इट रिड्यूसिंग इट टू 1:4। अच्छा, बोल रहा है कि एक नंबर जिसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं रेशियो से, ये वाले रेशियो से 19/31 ये वाले रेशियो से अगर हम लोग उस पर्टिकुलर नंबर को माइनस करते हैं, वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, अगर वो माइनस करते हैं तो रेशियो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो वैल्यू कम होगा तो रेशियो 19:31 से कम हो जाएगा, बोल रहा है कम होके 1:4 हो जाएगा। वो नंबर क्या है, तो ये हम लोग ऑप्शन से ही कर सकते हैं। सपोज कि वो नंबर अगर 15 है तो 19 - 15 करेंगे और 31 - 15 करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो 19 - 15 4 हो गया और 31 - 15 ये हम लोग का हो गया 16, तो ये हो गया 1:4। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर ऑप्शन ए होगा 23 का, और बाकी नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो। जैसे 19 - 5 और 31 - 5, अगर सेकंड ऑप्शन में एक बार ट्राई करते हैं, देखो सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं होगा। यहाँ पर हो गया हम लोग का माइनस करने से 14 और 31 - 5 करने से 26, और 14 और 26 के रेशियो सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा 7:13। 1:4 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, और 1 से भी नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट करना है। ये एक बार लिख देते हैं, नहीं तो हो सकता है भूल जाओ। 23 का हमारा ऑप्शन ए हुआ। क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। 19 - 15, 31 - 15 कर रहे, 4/16 यानी 1/4, तो ये ऑप्शन ए होगा। ये हम लोगों ने ऑप्शन से फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 24, डेली अर्निंग ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9 इफ ईच से 50 पर डे देयर डेली अर्निंग। ये हम लोगों ने कल ही किया था, ऐसा इलास्ट्रेशन में दिया हुआ था, आंसर आया था हम लोग का 400 और 500। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था ना इसको हम लोग बिना कैलकुलेशन किए ऑप्शन से आराम से देख सकते हैं। कैसे, हमें ये जो आंसर है ये अर्निंग का दिया हुआ है, तो अर्निंग का रेशियो है 4:5, इसमें भी 4:5 आ जाएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें रेशियो 5:4 हो जाएगा, इसमें रेशियो 4:5 आएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है ये, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, अब एक तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, दूसरा कंडीशन पढ़ते देखते उससे कुछ आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। फिर बोल रहा है कि अगर एक्सपेंसेस जो है वो 7:9 है और 50 रुपीज सेविंग्स है, तो फिर बोल रहा है डेली अर्निंग कितना है। तो अगर 50 सेविंग्स है, अगर अर्निंग 40 और 50 है तो 50 सेविंग्स तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये डेली अर्निंग बोला है और ये 50 पर डे, ये देखो डेली सेविंग्स डेली अर्निंग, हमें डेली अर्निंग पूछा है। तो अगर डेली अर्निंग से एक्सपेंस पे करने के बाद, ऑप्शन ए अगर हम लोग का आंसर होता है, तो डेली अर्निंग से एक्सपेंस पे करने के बाद हम लोग 50 रुपीज कैसे डेली सेविंग्स कर पाएंगे, क्योंकि मेरा अर्निंग है 40 और ये भी, तो इससे पता चल रहा है ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो इससे कंफर्म हो गया ए बी तो नहीं होगा, या तो सी या तो नन ऑफ दिस। अब सी है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, देखो डेली अर्निंग 400, अगर सेविंग्स 50 है तो एक्सपेंस कितना हो जाएगा 350, डेली अर्निंग 500 और डेली सेविंग्स अगर 50 है तो हम लोग का जो एक्सपेंस है वो कितना हो जाएगा 450। अब इसका रेशियो, एक्सपेंस का रेशियो निकालते हैं। एक्सपेंस का रेशियो हो जाएगा, ये 7 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 7 5 से 35, नहीं 5 से 5 7 35, 5 9 45, तो ये देखो 7:9, 7:9 क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस का रेशियो निकल गया। तो मैंने बोला था ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगा, हम लोग ऑप्शन देख के ही कर सकते हैं। डेली अर्निंग फाइंड आउट करने बोला है, डेली का एक्सपेंडिचर का रेशियो और डेली का सेविंग्स बता दिया है। ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अर्निंग के बाद, अर्निंग के हिसाब से अगर सेविंग्स दे रहा है, इतना सा अर्निंग है तो ये सेविंग्स तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। रेशियो से भी पता चल रहा है, वैसे भी अगर 50 अर्निंग है तो 50 सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, हाँ ये हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो नन ऑफ दिस होगा। इस पे पहले सारे कंडीशन चेक कर लेते हैं। रेशियो 4:5, माइनस करने के बाद, सेविंग्स को माइनस करने के बाद जो एक्सपेंसेस आ रहा है उसका अगर हम लोग रेशियो बना रहे हैं, हम लोगों को 7:9 मिल जा रहा है, इसका मतलब आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने ऑप्शन से फाइंड आउट किया, कैसे, 400 - 50 और 500 - 50, 450 और रेशियो ये हो जाएगा 7:9, रेशियो हो गया 7:9, इस तरीके से होगा।
यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लिखा है। और कैसे फाइंड आउट करना है वो तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन तुम लोग को यहाँ पर मैंने बता दिया। तो तुम लोग को ये सारे कंसेप्ट जो है दिमाग में रखना चाहिए कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा तो फिर कौन सा हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन रेशियो का, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दो ट्रेन का स्पीड का रेशियो है 7:8। If the second train runs 400 किलोमीटर in 5 hours, the speed of the first train is, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना है ये पूछ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें बोला है कि दो दो ट्रेन का रेशियो, स्पीड का रेशियो है 7:8। वो हम लिख लेते हैं पहले। स्पीड रेशियो 7:8, स्पीड रेशियो है 7:8। सेकेंड ट्रेन जो है वो 400 किलोमीटर जाता है 5 आवर्स में। तो सेकेंड ट्रेन 400 किलोमीटर चला जाएगा कितने टाइम में? 5 आवर्स में। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेकेंड ट्रेन जो है ये 1 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा, ये फाइंड आउट करेंगे। देखो 1 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा, तो 5 आवर्स में 400 किलोमीटर, तो 1 आवर में 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर। ठीक है। सेकेंड ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे चलता है, इसका मतलब। ठीक है। अब ये जो रेशियो हुआ होगा ये सेम बेस पे हुआ होगा, मतलब स्पीड का रेशियो अगर ये 5 आवर्स है तो ये भी 5 आवर्स होगा, ये अगर 1 आवर पे है तो ये 1 आवर पे होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया कि सेकेंड ट्रेन 1 आवर पे कितना किलोमीटर चल रहा है। ठीक है। अब बोला है फर्स्ट ट्रेन का स्पीड बता दो। तो हम लोग देखो इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हम लोग मान लेते हैं कि स्पीड अगर ऐसा है पर आवर में, ठीक है, ये हम लोग फाइंड ऐसे लिखते हैं कि लेट स्पीड पर आवर इज 7x 8x पर आवर। ठीक है। 7x किलोमीटर पर आवर, 8x किलोमीटर पर आवर। तो इससे हम लोग ये इक्वेशन बना सकते हैं 8x इक्वल टू 80 हो गया, यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया। तो x इक्वल टू 80/8 यानी कि 10। ठीक है। अब 10 को मल्टीप्लाई करने से 70 और 80 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है। हम लोग को देखो पर आवर पे ही आंसर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, कि पहले वाले ट्रेन का पर किलोमीटर कितना स्पीड है। अब देखो और एक चीज भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग ध्यान से देखें कि अगर दोनों ट्रेन का रेशियो बना है तो ये सिंपलेस्ट, देखो अगर ये 5 आवर्स का भी होगा ना तो वो कैंसिल आउट होते होते सिंपलेस्ट फॉर्म यानी 1 आवर पे ही आंसर दे देगा। तो रेशियो अगर 7:8 है तो यहाँ पर देखो ये सब कुछ भी नहीं होगा, ये वाला जरूर होगा क्योंकि 70 है तो 70 यहाँ पर 80 तो आ ही रहा है, वो तो हम लोगों ने यहाँ चेक किया ही है। 80 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, उससे भी हम लोग बता सकते हैं कि आंसर 7:8 के अकॉर्डिंग 70 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर 400 किलोमीटर बोल रहा है 5 आवर्स में जाता है, जिससे हम लोगों ने निकाल लिया कि पर आवर पे कितना किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो ये 80 आ रहा है, तो इसका मतलब रेशियो अगर बनाए ये 80 आ रहा है तो ये 70 होना चाहिए। ठीक है, वही आ रहा है। देखो ऐसे भी कर सकते हैं जैसा ठीक लगे, या फिर इस तरीके से एक्स मान के भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक्स मान के करने से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि आंसर 70 होना चाहिए, क्योंकि जब रेशियो बन रहा है तो कंपेयर जब हो रहा है तब एक ही तरह की चीजों में कंपेयर होगा। ये भी अगर 1 किलोमीटर का होगा तो ये भी, अगर मेरा आंसर पर किलोमीटर पर आवर बेसिस पे दिया हुआ है तो ये भी किलोमीटर पर आवर ही होगा। तो वो तो हमें दिख भी रहा है कि अगर 5 आवर्स में 400 किलोमीटर जाएगा तो 1 आवर में 80 किलोमीटर। तो अगर ये 80 है तो फिर ये 70 होगा, जो कि ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है। या फिर ऐसे करके कर सकते हैं कि स्पीड अगर 7x 8x है तो 8x यानी स्पीड पर आवर अगर इतना है तो अभी पर आवर हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो 8x इक्वल टू 80, x का वैल्यू आ गया तो मल्टीप्लाई करने से 70 और 80, यानी कि ऑप्शन सी हो गया आंसर। ठीक है, तो रेशियो हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है प्रोपोर्शन स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में क्या बोला है? देखो सबसे पहला बात है कि प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर हम लोग दो रेशियो अगर आपस में इक्वल होता है, ठीक है, इफ टू रेशियोज
two ratios are equal to each other, then it is called proportion. मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दो रेशियो है, ठीक है, एक है हम लोग का A:B और दूसरा है हम लोग का C:D. अगर A:B इक्वल C:D होता है तो हम लोग बोलेंगे ये किसमें है, ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है. अब इसको इक्वल से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है. ये प्रोपोर्शन बोला जाता है. 2:2 का साइन लगाना है. 2:2 का साइन मतलब इक्वल या प्रोपोर्शन, यानी A:B इज प्रोपोर्शनेट विद C:D, ऐसे बोला जाएगा. दो रेशियोज इक्वल होने पे उसे प्रोपोर्शन बोला जाता है. ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो. एंड इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. अगर दो रेशियो इक्वल है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियोज प्रोपोर्शन में. उसे कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे इक्वल से भी लिखा जा सकता है, और इसके अलावा ये देखो ये वाला साइन यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं. अच्छा, अब और एक तरीके से भी इसको हम लोग कंक्लूजन ला सकते हैं. A/B इक्वल टू, अगर C/D ऐसे लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. AD इक्वल टू BC ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर AD प्रोपोर्शनेट विद BC ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है. ऐसे भी लिखा जा सकता है. अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमें क्या सीखना पड़ेगा. जैसे हम लोगों ने रेशियो में देखा था ना कि कंसिक्वेंट, एंटीसीडेंट, यहाँ भी टर्म्स का अलग अलग नाम होता है, ठीक है. तो टर्म्स का नाम क्या क्या होगा, जैसे ये वाला टर्म्स अगर हम लोग देखें, A:B इक्वल टू C:D, टर्म्स का नाम बताते हैं. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है. इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म. इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म. तो ये याद रखना इतना मुश्किल नहीं है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ हो गया. इसके अलावा भी ये A और D दोनों बिल्कुल कॉर्नर में है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म्स. ये देखो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, ठीक है. इसका और एक नाम भी है एक्सट्रीम, क्योंकि एकदम कॉर्नर में है, एक्सट्रीम टर्म बोला जाता है. एक्सट्रीम, ठीक है. स्पेलिंग देख रहे थे, हाँ देखो एक्सट्रीम हो गया. A:B में A और C:D में D, ये दोनों क्योंकि एकदम कॉर्नर में है इसे एक्सट्रीम बोलते हैं. इसको बोला जाता है मिडिल टर्म. ये दोनों मिडिल में है डेटा, सेकेंड और थर्ड, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मिडिल टर्म. ये देखो मिडिल टर्म, या फिर इसको हम लोग मीन भी बोलते हैं, मिडिल और मीन, ठीक है. मिडिल और मीन भी बोल सकते हैं. इसका और एक नाम भी हो गया मीन. अच्छा, अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट. ये देखो अब ये जो जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पर ये देखो ये जो मल्टीप्लाई हुआ, इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई हुआ. जैसे अगर हम लोग इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये A और D का मल्टीप्लाई हुआ, तो जब भी हम लोग दो प्रोपोर्शन, मतलब कोई प्रोपोर्शन का दो रेशियो जो कि प्रोपोर्शन में है, उसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे ये बनता है. तो मल्टीप्लाई क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये मल्टीप्लाई हुआ है दो एक्सट्रीम टर्म का, ठीक है. इसीलिए ये देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. और ये क्या है, B और C, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है. जब भी इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है. जब भी मल्टीप्लाई करोगे A और D मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों ही कॉर्नर में था, इधर BC मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों डेटा ही मिडिल या मीन था, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होगा. ये याद रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे छोटा छोटा हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी हो सकता है कि पूछ लिया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कैसे होगा, इस तरीके से, मतलब ऑप्शन के साथ जो पूछेगा. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये एक रिलेशन हमें यहाँ पर दे दिया. अच्छा, अब इसे क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं. अच्छा, ये जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया, ये तो बार बार बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. तो ये जो प्रोडक्ट कैलकुलेट होके आ रहा है, इस प्रोडक्ट का कैलकुलेशन का जो रूल्स है, इसको क्या बोला जाता है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट रूल.
मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल तो हम लोग कितना बार यूज करते हैं, कैलकुलेशन जब भी कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज करें। यहाँ बोल रहा है कि इसे क्रॉस प्रोडक्ट रूल बोला जाता है, तो हमें नाम याद रखना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पर देखो, अगर हम लोग का 3 क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ द सेम काइंड आर सेड टू बी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन इफ ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी, दैट इज ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अच्छा, ये क्या बोला है देखो, अगर हम लोग के पास 3 क्वांटिटी है सेम तरीके का ए बी और सी, और उससे अगर हमें रेशियो निकालना है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे कंटिन्यूअस रेशियो देखा था हम लोगों ने, वैसे ही कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन फॉर 3 टर्म दैट इज ए बी सी। पहले से लिखना सीखते हैं, देखो कैसे लिखना है, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में ऐसे होगा। अब अगर हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये कैसे देखने में हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, ठीक है। रूट ओवर ऑफ ए सी हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी। ये देखो बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी यहाँ पर लिखा है, तो बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी को हम लोग बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल ऐसा क्यों बोला जा रहा है, देखो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों एक्सट्रीम टर्म है और ये क्या है, मिडिल टर्म है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म जो है उसे मीन भी बोला जाता है। तो ये हो गया मीन प्रोपोर्शनल, और ये जो है ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो अगर हम लोग का 3 डेटा का कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है तो उसमें मीन प्रोपोर्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, ठीक है। मीन का और प्रोडक्ट नहीं आएगा, b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, और प्रोडक्ट करने पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ऐसे आ रहा है। मतलब यहाँ d नहीं है ना, तो वही हम बता रहे हैं कि अगर 3 डेटा से कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है तो उसे ऐसे लिखना पड़ेगा ए बी बी सी, फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग देखेंगे कि कैसे आंसर आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने से आ रहा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर यानी मीन प्रोपोर्शनल और ए सी यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा, ये यहाँ पर लैंग्वेज में बोला है एबीसी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में अगर है तो मिडिल टर्म बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, ए इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन, सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन। देखो वो तो हमें देखने से ही पता चल रहा है, इसको लिखने का भी क्या जरूरत है। ए इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन, सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये बात याद रखो, यहाँ पर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं बोला जाएगा, सी को फोर्थ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि सी हम लोग 3 टर्म को ही लेके कर रहे हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हम लोग का सेकेंड प्रोपोर्शन, और ये हम लोग का हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। इस तरीके से होगा। तो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। यहां पर लिख देते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। इसको फोर्थ मत बोल दो, ठीक है, इसको फोर्थ नहीं बोलना है, ये हो जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन। और ये है मीन, ये है मीन प्रोपोर्शन। अच्छा, इसके बाद देखते हैं when 3 or more numbers are also related that the ratio of the first to the second, the ratio of the second to the third, अच्छा then the number are said to be continued proportion। ये देखो continued proportion कैसे होता है, अगर ऐसे दिया हुआ है x x by y यानी x is to y इक्वल टू अगर y is to z इक्वल टू अगर z is to w इक्वल टू अगर w is to p इक्वल टू p is to q एंड सो ऑन। अगर ऐसा चलता जाएगा तो उसे हम लोग जो है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है ऐसा ही बोलेंगे, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। वो तो यहाँ पर भी हम लोगों ने किया है, देखो हाँ यहाँ पर हम लोग का 3 डेटा है, तो ए बी बी सी, तो एक्स वाई वाई जेड एक ही बात है, इसको एक्स वाई से बोला है, इसको ए बी से बोला है। बोल रहा है कि एक के बाद एक अगर ऐसा चलता जाएगा तो इसे हम लोग कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोला है देखो, एक्स वाई जेड पी डब्ल्यू, एक्स वाई जेड पी और W, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ ए रेशियो इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन आइदर ऑफ देम इज इन इनवर्स और रेसिप्रोकल
प्रोपोर्शन ऑफ द अदर। अच्छा ये क्या बोल रहा है, ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये वाला लाइन क्या बोल रहा है, 5/4 इज इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ 4/5 एंड वाइस वर्सा। बोल रहा है कि 5/4 जो है वो 4/5 का इनवर्स प्रोपोर्शन है। 4/5 का इनवर्स क्या होगा, 5/4। तो वही बोल रहा है कि 5/4 क्या है, बोल रहा है कि इनवर्स है किसका, 4/5 का इनवर्स है एंड वाइस वर्सा। मतलब हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि 5/4 का इनवर्स प्रोपोर्शन है 4/5। ठीक है, देखो हम लोग दोनों चीज ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये हम समझाते हैं यहाँ पर। देखो ये जो पॉइंट बोल रहा है कि जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था x बाई वाई इक्वल टू y बाई जेड इक्वल टू z बाई W इक्वल टू W बाई P। इस तरीके से किया हुआ था ना यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर W बाई P लिख लेते हैं, W बाई P और P बाई Q। इसको समझाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है और ये एक दूसरे का इनवर्स है। जैसे देखो एक्स वाई का इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है, एक्स वाई का इनवर्स वाई बाई एक्स हो गया। और हम लोग ऑपोजिटली बोल सकते हैं कि वाई बाई एक्स का जो इनवर्स है, ये देखो वाई बाई एक्स का जो इनवर्स है वो हम लोग का x बाई वाई होगा। ठीक है, x बाई वाई का इनवर्स y बाई एक्स, सिमिलरली y बाई एक्स का इनवर्स x बाई वाई। वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि इफ ए रेशियो इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ठीक है, अगर कोई रेशियो उसके रेसिप्रोकल के साथ बराबर है देन आइदर ऑफ देम इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ द अदर। ठीक है, तो एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ बराबर होगा। ये देखो अगर कोई रेशियो लाइक x:y जो है इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, किसी दूसरे रेशियो का रेसिप्रोकल के साथ अगर बराबर है तो यहाँ पर इसीलिए बोला है देखो 5/4 इज इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ 4/5 एंड वाइस वर्सा। और 4/5 5/4 का इनवर्स रेशियो हो जाएगा, वही चीज बोल रहा है। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, in a ratio a is to b both quantities must be of the same kind while in proportion। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज हमें समझना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने रेशियो में देखा था कि जो भी रेशियो बनेगा उसमें हमेशा रेशियो सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या रूल्स है, a is to b और c is to d में a is to b हमारा सेम यूनिट या काइंड में होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों हम लोग का सेम यूनिट या सेम रेशियो काइंड में होना चाहिए, बट ये दोनों सेम हो ये जरूरी नहीं है, नॉट नीड टू बी सेम। मतलब इधर मान लो रुपीस है और इधर मान लो केजी है, चलेगा, ये दोनों ही केजी होना चाहिए, ये दोनों रुपीस होना चाहिए, लेकिन इधर भी रुपीस हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बोला है। देखो यहाँ पर बोल दिया है कि a is to b both quantities must be of the same kind while in proportion a is to b equal to c is to d all the four quantities need not be of the same time, the first two quantities should be of the same kind and last two should be of the same kind। पहला दो और लास्ट का दो सेम काइंड होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 1 बोल रहा है कि 6:8 12:16 टॉफीज आर इन प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन में है क्योंकि ये रुपीस का रेशियो और ये नंबर ऑफ चॉकलेट्स या टॉफीज का रेशियो बराबर होगा। देख लेते हैं 6:8 कितना होता है, 3:4 और 12:16 कितना होता है, 3:4। ये 4 से डिवाइड करके देखो तो ये प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल वैल्यू दे रहा है तो ये प्रोपोर्शन में। तो वही चीज यहाँ पर समझाने का कोशिश किया। देखो ये रुपीस का था और ये हम लोग का नंबर ऑफ टॉफीज का था। ठीक है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए जिन दोनों में रेशियो हो रहा है, अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन बाकी जो प्रोपोर्शन में है वो भी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चलेगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 1, इसमें क्या बोला है, the number 2.4 3.2 1.52 are in proportion because the number satisfies the property the product of the extreme equal to product of means। बोल रहा है कि ये जो वैल्यूज दिए हुए ये प्रोपोर्शन में, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का जो है कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है। क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ना कोई चार डेटा जो है प्रोपोर्शन में होगा। तो ये देखो कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, 2.4:3.2 हम लाइन बाय लाइन ही कर रहे हैं जैसे दिया हुआ, 1.45:2। तो यहाँ पर 2.4 डिवाइडेड बाय 3.2 इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2.4 into 2 और 1.5 into 3.2, देखते हैं ये कितना होगा। ये तो 4.8 आ रहा है
और ये कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 3.2, तो ये हो गया 4.8। क्योंकि दोनों ही इक्वल है तो ये प्रोपोर्शनल बन जाता है। ठीक है, ये जस्ट हमें एक मतलब समझने के लिए दिया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर 10/3 is to x प्रोपोर्शनेट टू 5/2 is to 5/4। ठीक है, देखो कैसे फाइंड आउट होगा, यहीं पर करके दिखा देते छोटा छोटा क्वेश्चन। 10/3 is to x प्रोपोर्शनेट टू, यानी मैंने इक्वल दे दिया। ठीक है, 5/2 is to 5/4। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको हम लोग डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे और ये भी डिवाइड फॉर्म में, 5/2 डिवाइडेड बाय 5/4। तो 10/3 इंटू 1/x इक्वल टू 5/2 इंटू 4/5। अब 5 हट जाएगा, ये 2 से कैंसिल होके 2 हो गया, तो 10/3x। ये हो गया 10/3x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/6। अब इसे सॉल्व करते, 10/6 मतलब कितना हो जाएगा, 10/6 5/3। ये देखो x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। सिंपल, हमें ये दो वैल्यू दे दिया ऐसे करके, ये मैंने डिवाइड फॉर्म कर लिया और बोला x का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x का वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2/3, 3/7, 4। ये तीन हमें डेटा दिया हुआ है, बोल रहा है इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, मतलब ए बी सी दिया हुआ है। तो हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा, अगर एबीसी फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हमें लिखना पड़ेगा ए बी और बी सी, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। वैसे हमें बोल दिया है कौन सा प्रोपोर्शन निकालना है, अच्छा फोर्थ यानी डी। ठीक है, तो ये ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डी नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखो, अगर हमारा तीन ही प्रोपोर्शन होता है, तीन ही प्रोपोर्शन अगर होगा तो हमें ए बी सी बताएगा, ए बी सी डी नहीं बताएगा। अब डी मैंने क्यों बोला कि डी भी बता रहा है, देखो यहाँ पर बोला है कि ये एक प्रोपोर्शन है 2/3, 3/7, 4, और फोर्थ नंबर को हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हम लोग मान लेते हैं कि फोर्थ नंबर है डी, और अगर हमारे पास 4 रेशियो है जो कि प्रोपोर्शन में है, तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो पहला डेटा जैसा रहेगा इस टू 3/7, जैसे डेटा गिवन है हम लोग उसी तरीके से प्रोपोर्शन लिखेंगे, इस टू 4:x इक्वल टू 4:x। अब 2/3 होल डिवाइडेड बाय 3/7 4/x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, या ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो या फिर इसको रिवर्स करके भी कर सकते हो। तो 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू 3/7 इंटू 4, तो x इक्वल टू 3/7 इंटू 4 इंटू 3/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 18/7। ये देखो 18/7, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 7। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलेगा, इसीलिए हम इसको यहीं पर दिखा दे रहे, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अब जैसे मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया, दूसरा भी एक तरीका हो सकता था, कैसे, अगर तुम लोग ऐसे कर रहे हो ऐसे भी होगा। ठीक है, तो ये देखो 2/3 इंटू 3/7 इक्वल टू 4/x, तो 3 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे 2x इक्वल टू 28, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 बाई, नहीं ये कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया, फिर से एक बार देख लेते, 2/3 और 3/7, तो 2/3 इंटू 7/3 ऐसे होगा, हाँ 4/x। अब ये देखो ये हो जाएगा हम लोग का 14/9 इक्वल टू 4/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 14x इक्वल टू 4 इंटू 9 36, तो x इक्वल टू 36/14, मतलब कितना हो जाएगा, 7 से अगर डिवाइड करेंगे 2 से 18/7। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल 3 का हो जाएगा, ये भी कर सकते हो ये भी, तो जैसा तुम लोग का कैलकुलेशन करने का हैबिट है उसी तरीके से कर, ऐसा में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहीं पर करके दिखा रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखो, वैसा ही एक क्वेश्चन बोला है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, लेकिन अभी बोल रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन, तो मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हमें x मानना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट सेकेंड दिया हुआ है यानी 2.4 9.6 और थर्ड यानी x मानना है, तो तीन
फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमें 3 डेटा का प्रोपोर्शन करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, A:B इक्वल टू B:C, यानी कि x यहाँ पर, तो A कितना है 2.4:9.6 और 9.6:x, ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 2.4/9.6 इक्वल टू 9.6 डिवाइडेड बाई x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2.4 इंटू x इक्वल टू 9.6 इंटू 9.6। 9.6 इंटू 9.6, ठीक है। तो x इक्वल टू 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाई 2.4, देख लो कितना होगा, 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाई 2.4, तो ये 38.4, ये देखो मैच हो गया, 38.4 आ रहा है। और अगर तुम लोग ये याद रख सकते हो, देखो ये तो हम लोग लिख के करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ऑब्वियसली लगेगा। एक दूसरा ऑप्शन भी है, अगर हमें 3 डेटा का प्रोपोर्शन करना है तो हमें पता है कि ये वाला एक कंडीशन बनता है, b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AC, ठीक है। तो b कितना है 9.6, तो रूट ओवर ऑफ AC कितना हो जाएगा 2.4 इंटू एक्स, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो भी हो जाएगा। तो इधर हो गया 9.6 का होल स्क्वायर, ये 2.4 इंटू एक्स, यही वाला कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया था ना प्रोडक्ट करके। तो ये डायरेक्टली लगा सकते हैं हम लोग, ये देखो b इक्वल टू AC, अगर ये डायरेक्टली लगाना चाहिए ये भी लगा सकते हैं, अगर हमें 3 डेटा पे प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला है। जैसा करना चाहोगे वैसा ही हो जाएगा, जैसे याद रख पाते हैं हम लोग। दोनों तरीके से टाइम जो है ठीक ही है, ये याद रखोगे तो इसमें भी वही है, सेम ही कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, वही स्क्वायर आ जाएगा, ये देखो जो कि यहाँ पर स्क्वायर आया था डिवाइडेड बाई 2.4। तो ये हम लोग का आंसर हो गया एग्जाम्पल 4 का। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 5, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। अब बोला है मीन यानी मिडिल प्रोपोर्शन निकालना है, 1.25 और 1.8 का, 1.25 और 1.8 का मिडिल का, क्योंकि बिटवीन बोला है तो मिडिल वाला वैल्यू। तो ये कैसे निकलता है, एक्सट्रीम्स अगर दिए हुए हैं तो मीन प्रोपोर्शनल ऐसे निकलता है, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1.25 इंटू 1.8, देखते कितना है 2.25 और इसका रूट लगाएंगे 1.5, 1.5 होगा। तो ये देखो 1.5 सोल्यूशन हो गया मीन प्रोपोर्शन। तो देखो ये फॉर्मूला जो भी मैंने यहाँ लिखवाया ना अलग से, ये याद रखना ही है। जैसे अगर हमें 3 डेटा दे दे और मीन प्रोपोर्शन निकालने बोले तो हम लोग का A, B और BC, देखो ये अरेंजमेंट याद रखोगे, ये अलग से याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, ये अरेंजमेंट से ही तो ये बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ ये याद रखोगे तो इसको यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन ये याद रखने से हम लोग कोई भी जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि A:B, B:C याद रखने से ऑटोमेटिकली ये हम लोग खुद से लिख पाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ इसको याद रखोगे ना कि B इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AC, तो जरूरत पड़ने पे ये अरेंजमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ये मेन अरेंजमेंट याद रखना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज दे दिया है यहाँ पर। प्रॉपर्टीज क्या बोला है, बोल रहा है कि A:B इक्वल टू C:D, देन AD इक्वल टू BC होगा। ये तो हमें पता ही है, अगर A:B यानी A/B इक्वल टू C/D है तो AD इक्वल टू BC होगा, ये बोल रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैंने लिखवाया भी है थोड़ी देर पहले कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग एक बार नोट डाउन करेंगे, इससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 2 से। अच्छा, तो पहला प्रॉपर्टी जो हम लिखवा रहे हैं दैट इज इनवर्टेंडो, ठीक है। इनवर्टेंडो का मतलब क्या होगा, इनवर्टेंडो का मतलब हो जाएगा इनवर्स, ठीक है। बेसिकली इसको इनवर्स बोला जाता है। तो A:B इक्वल टू C:D अगर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि B:A इक्वल टू D:C होगा। ये देखो क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या है इनवर्टेंडो यानी इनवर्स। तो A:B का इनवर्स क्या हो गया B:A, ठीक है। A:B का इनवर्स हो गया B:A और C:D का इनवर्स हो जाएगा D:C, इसीलिए इसको बोलते हैं इनवर्टेंडो। तो जैसे मैंने समझाया ना वैसे ही तुम लोग को याद रखना है। ये देखो इसका इनवर्स, इसका इनवर्स, और ये देखो इसका इनवर्स।
तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इन्वर्टेंडो बोला जाता है। ठीक है, इन्वर्टेंडो इन्वर्स से ही आया हुआ है नाम। फिर बोल रहा है ऑल्टरेंडो। तो देखो ऑल्टरनेंडो, तो ऑल्टरेशन मतलब ऑल्टर अगर हो रहा है तो देखो क्या ऑल्टर होगा, अगर A इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है, अब क्या चेंज होने पे ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगा, तो चेंज क्या हो जाएगा, देखो A इज टू सी इक्वल टू अगर B इज टू डी हो जाएगा तो हम लोग इसे बोलेंगे कि ये ऑल्टरेंडो प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा है। मतलब क्या चेंज हुआ, ए और डी जैसा था, एक्सट्रीम जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है, बी यहाँ पर शिफ्ट हो गया और सी यहाँ पर शिफ्ट हो गया। मतलब अगर कुछ चेंज हुआ है, ऑल्टरेंडो पे क्या चेंज होता है, मीन यानी मिडिल वैल्यू। ठीक है, ऑल्टर क्या होता है, मिडिल वैल्यू। ऑल्टर होगा मिडिल वैल्यू, ऐसे करके याद रख सकते हो, मिडिल वैल्यू ऑल्टर हो जाएगा। बी सी के जगह सी बी के जगह चला जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, किसी भी एक तरीके से याद रखना है, तो इसे बोलेंगे ऑल्टरेंडो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बोला है कॉम्पोनेंटो। तो देखो कॉम्पोनेंटो क्या होगा, कॉम्पोनेंटो का मतलब हो जाएगा A इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। अगर A इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है तो कॉम्पोनेंटो में क्या हो जाएगा, A प्लस बी डिवाइडेड, एक्चुअली देखो A इज टू बी मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखोगे तो याद हो जाएगा, ए बी और सी बाई डी। अब यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, ये वाला बी, यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, ये वाला सी। तो ए प्लस बी इज टू बी सी प्लस डी इज टू डी, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये लिखा हुआ है इस तरीके से, वो तो इज टू दे के लिखा हुआ है, एक ही बात है, ऐसे लिखो या फिर डिवाइड करके लिखो। तो जो हम लोग का कॉम्पोनेंटो है उसमें क्या हो जाएगा, देखो जैसे मैंने लिखा ना वैसे लिखने से याद हो जाएगा। ए इज टू बी को पहले लिख लो, सी इज टू डी को डिवाइड फॉर्मेट में लिख लो। अब ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो जो बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंटो। ठीक है, ये यहाँ पर चला जाएगा, हम ऐसे साइन बना देते हैं, याद रह जाएगा, और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अच्छा, कॉम्पोनेंटो के बाद नेक्स्ट देखते हैं डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होगा, A इज टू बी अगर C इज टू D है तो डिविडेंडो में क्या हो जाएगा, डिविडेंडो में माइनस हो जाएगा। ये देखो कैसे माइनस हो जाएगा, पहले A बाई बी और C बाई डी लिख लो, कॉम्पोनेंटो में प्लस हुआ था, डिविडेंडो में माइनस बी और माइनस डी, ये नीचे का जो डेटा है वो माइनस हो जाएगा। ये देखो ये हम लोग का डिविडेंडो में होगा। मतलब इसको रेशियो फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, A माइनस बी इज टू बी और C माइनस डी इज टू डी, A माइनस बी इज टू बी, सी माइनस डी इज टू डी, ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सिक्स्थ नंबर का देखते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड। कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो दोनों एक साथ होना चाहिए, तब क्या होगा, तो देखो इसका मतलब अगर A इज टू बी है और C इज टू D है और दोनों फंक्शन अगर हम लोग कंबाइनली इस पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो A प्लस बी डिवाइडेड बाई बी एक बार किया और C प्लस डी डिवाइडेड बाई डी एक बार किया, और दूसरा बार हम लोगों ने अगर डिविडेंडो किया तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का मतलब कॉम्पोनेंटो डिवाइडेड बाई डिविडेंडो होता है। ठीक है, ये लॉजिकली बता रहे ताकि याद रख पाओ। तो कॉम्पोनेंटो डिवाइडेड बाई डिविडेंडो, ये देखो कॉम्पोनेंटो डिवाइडेड बाई डिविडेंडो। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू बी बाई ए माइनस बी, तो बी बी कैंसिल आउट हो गया, और c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी इंटू डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी और c प्लस डी बाई सी माइनस डी। देखते हैं a प्लस बी बाई, ये देखो a प्लस बी बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ऐसे बनेगा। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का मतलब बेसिकली कॉम्पोनेंटो डिवाइडेड बाई डिविडेंडो, ये करना होता है। ठीक है, अब इसको इतना तो लिख के, ये देखो ये सब लिखना जरूरी नहीं है, ये याद करने के लिए हम बता रहे हैं।
तो ये कॉम्पोनेंटो डिवाइडेड बाय डिविडेंडो ऐसे होगा। कैसे याद रखोगे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पोनेंटो बाय डिविडेंडो करना है। कॉम्पोनेंटो मतलब कंपाउंड करना, मतलब वैल्यू को बढ़ाना। तो मल्टीप्लीकेशन करने से बढ़ता है एडिशन, तो यहाँ पर एडिशन। डिविडेंडो मतलब वैल्यू को कम करना, डिवाइड करना, तो माइनस हो जाएगा। वैल्यू को कम करने का मतलब माइनस, वैल्यू को बढ़ाने का मतलब प्लस। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कंपोनेंट और डिविडेंडो को कैसे डिफाइन किया जाता है। बस यहाँ पर जस्ट इतना इतना पॉइंट याद रखना है, इससे कुछ प्रूफ हमें नहीं देगा, ठीक है। ये जो भी प्रूफ यहाँ पर करवाया हुआ है इसका कोई जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट दो है एडेंडो और सबट्रेंडो। तो एडेंडो क्या होता है, एडेंडो में देखो हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। जैसे कि A इज टू बी है, C इज टू D है, E इज टू F है, तो एडेंडो में क्या होगा, फर्स्ट सारे टर्म्स ऐड हो जाएंगे कोई भी रेशियो का। तो A C E अगर डॉट डॉट ऐसे चल रहा है तो प्लस डॉट डॉट, और नीचे डिवाइड हो जाएगा सेकेंड टर्म का एडिशन, B प्लस D प्लस F प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से। एडेंडो मतलब एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये देखो एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ऑल रेशियो, जितने भी रेशियोज होंगे, डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ ऑल रेशियोज। ये हम लोग का क्या बन जाएगा, एडेंडो, ठीक है। और सबट्रेंडो जस्ट इसका ऑपोजिट, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका ऑपोजिट, ये देखो सबट्रेंडो, इसमें माइनस हो जाएगा। सबट्रेंडो कैसे होगा, A इज टू बी इक्वल टू C इज टू D इक्वल टू, अगर E इज टू F इक्वल डॉट डॉट, मतलब अगर ऐसे ही चल रहा है तो A माइनस C माइनस E डिवाइडेड बाई B माइनस D माइनस F, ये ऐसे हो जाएगा। मतलब सबट्रेंडो मतलब क्या, माइनस, ऐसे लिखते हैं, माइनस ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियोज, जितने भी रेशियोज है सबके फर्स्ट टर्म का माइनस, और नीचे हो जाएगा माइनस ऑफ ऑल सेकेंड टर्म ऑफ रेशियोज, ठीक है। तो जितने भी रेशियोज रहेंगे, और ये देखो ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस होके जैसे आगे आगे डेटा रहेगा वैसे माइनस कर देना है हम लोग को। वैसे क्या है, ये देखो A B C D E F, A माइनस C माइनस E, B माइनस D माइनस F, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। अच्छा, अब इसको जस्ट इतना ही याद रखो जो मैंने बोला है, क्वेश्चन आने से पता चलेगा कि इससे हमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, A is to B, C is to D बता दिया है, दोनों का वैल्यू 2.5 1.5 है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ AD is to BC एंड A plus C is to B plus D, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन ना हम लोग का इलास्ट्रेशन सॉरी एक्सरसाइज में भी है, तो इसको हम यहीं पर करके दिखाते हैं। देखो A by B इक्वल टू C बाई D इक्वल टू बोल रहा है 2.5 1.5, ठीक है। अब हमें बोला है AD इज टू BC बताओ, ठीक है। AD इज टू BC कैसे बताएंगे, अगर हम लोग ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो हमें AD इज टू जो है BC पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये देखो A बाई B और C बाई D दोनों का वैल्यू जो है इक्वल है, दोनों का वैल्यू कितना है 2.5 इज टू 1.5 है। तो ए बी का वैल्यू भी लिखेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, और ये भी वैल्यू हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। इस तरीके से तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पहले अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये देखो ए बाई बी इक्वल टू C बाई डी, अगर सिर्फ इतना ही लिखते हैं वैल्यू नहीं करते, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली AD बाई BC, AD इज टू BC का मतलब क्या फाइंड आउट करना है, AD बाई BC। अगर हम लोग इसे AD डिवाइडेड बाई BC ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये 1 बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं। अब 2 3 तो है नहीं, नॉर्मल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो AD डिवाइडेड बाई BC इक्वल टू 1 बाई 1, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है मतलब दोनों जगह पे 1 है, तो 1 बाई 1 यानी कि 1 हो गया। तो AD इज टू BC, ये पहला आंसर आ जाएगा हम लोग का। AD इज टू BC कितना होगा, 1 इज टू 1, ठीक है। 1 बाई 1 यानी 1 इज टू 1, AD इज टू BC, तो पहला आंसर हम लोग का हो गया। सेम यही वाला क्वेश्चन हम लोग का एक्सरसाइज में है, वहां हम करके दिखा देंगे।
यहाँ पर बोल रहा है फिर से कि a प्लस सी इज टू बी प्लस डी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला करते हैं। तो बोल रहा है ये डेटा गिवन है सेम क्वेश्चन में, नेक्स्ट हमें पूछ रहा है a प्लस सी और b प्लस डी फाइंड आउट करो कितना होगा। ये कौन सा मतलब ये कौन सा ये दिया हुआ है a b और c d ये रेशियो है। अगर a प्लस सी फाइंड आउट करने बोल रहा है तो ये हम लोग का एडेंडो जो है वो हो गया, क्योंकि हम लोगों का अगर दो रेशियोज का एडेंडो बनाना है तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक रेशियो का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय हर एक रेशियो का सेकेंड टर्म ऐड हो जाएगा, तो a प्लस सी हो जाएगा और b प्लस डी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोल रहा है कि अगर ये देखो ये एडेंडो क्या बोल रहा है, एडेंडो बोल रहा है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो हम लोग इससे ये इंप्लाई कर सकते हैं कि a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक चीज बताते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर मुझे बताना चाहिए था। ये बोला है कि ये तो मैंने बताया, यहाँ पर क्या बोला है, देन ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू, हर एक रेशियो इससे इक्वल होगा, मतलब हम यहाँ पर लिख के बताते हैं तब समझ में आएगा। ये देखो एडेंडो ये हो गया, अगर हम लोग एडेंडो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ईच रेशियो इक्वल टू, ठीक है, ईच रेशियो इक्वल टू हो जाएगा ये वाला, मतलब इससे ये कंफर्म होता है कि ये वैल्यू a बाई बी से भी बराबर है, या फिर ये वैल्यू c बाई डी से भी बराबर है, या फिर ये वैल्यू e बाई एफ से भी बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा ईच रेशियो इक्वल टू, ताकि हमारा इंटरप्रिटेशन सही हो। ईच रेशियो इक्वल टू हम लोग का ये वैल्यू हो जाएगा। तो इससे देखो हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर हम लोग इसको ऐसा बोलना चाहें, ये देखो ये हमें दे दिया था, क्वेश्चन कौन सा लग गया, ये देखो ये हमें दे दिया था a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। अब अगर हम लोग एडेंडो प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एडेंडो प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है, तो a प्लस सी बी प्लस डी, अब ये इक्विवेलेंट टू हम लोग बोल सकते हैं a बाई बी या फिर इक्विवेलेंट टू c बाई डी, क्योंकि हर एक रेशियो इससे इक्वल होगा। अच्छा, अब a प्लस सी डिवाइडेड बाई b प्लस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर a बाई बी होगा तो a बाई बी का वैल्यू या c बाई डी जो भी बोलो उसका वैल्यू है 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। अगर हम लोग नंबर में फाइंड आउट करेंगे, अब नंबर में करेंगे कैसे पता चलेगा, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि आंसर हमारा वैल्यूज में दिया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है, अच्छा ये कुछ फ्रैक्शन में आ जा रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। पॉइंट पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाने से क्या होगा, 25/10, ये देखो 25/10 होल डिवाइडेड बाई 15/10, तो 25/10 इंटू 10/15, तो ये 10 कैंसिल आउट, ये हो गया 5:3, ठीक है, 5:3 हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा 5:3 रेस्पेक्टिवली। AD is to BC हम लोग का आंसर आ जाएगा AD, hence the values of AD is to BC and A plus C B plus D 1:1, इसके पहले निकाल के दिखाया था, और ये 5:3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एडेंडो वाला वैल्यू को पुट करके, ठीक है। और अगर तुम लोग नहीं चाहते हो प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व हो जाएगा। ये देखो a ऐसे करके, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा, और यहाँ पर ऐसे लिखते हैं c बाई डी इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। अभी भी हम लोगों ने सॉल्व किया कि ये 2.5 और 1.5 को सॉल्व करने से आता है 5/3, और c बाई डी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब बोला है a प्लस सी और हमें b प्लस डी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस सी मतलब कितना हो जाएगा, जैसे मैंने बोला ऐसे रहने पे हम लोग मान सकते हैं a का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू भी 5 है, b का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6 और यहाँ पर 15। तो ये देखो 5 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 2 6, नहीं अब तो नहीं होगा, 5:2, ये 5:3 होना चाहिए, ओ ये तो 10 होगा, 15 क्यों लिखा मैंने, हाँ। तो ये देखो 2 3 6 और 2 5 10, 5:3, ठीक
ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने रेशियो वाले चैप्टर में देखा ना कि अगर ऐसा रेशियो है तो उसके वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली जो है इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक चीज भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि 5 और 3 में इसे आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, पॉइंट से भी कर सकते हैं। कैसे? a प्लस सी डिवाइडेड बाई b प्लस डी बोला है तो a का वैल्यू 2.5, c का वैल्यू 2.5, b का वैल्यू 1.5, d का वैल्यू 1.5। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करने से 5 हो जाएगा और ये दोनों को ऐड करने से 3 हो जाएगा, 5:3। ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन प्रॉपर्टी याद क्योंकि रखना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो अगर हम लोग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के दिमाग में रख के क्वेश्चन को करें तो हमारा प्रॉपर्टी रिकॉल करने में आसान रहेगा। ठीक है, वैसे तो ये बिना प्रॉपर्टी को यूज किए भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करके। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया है, देखो एग्जाम्पल 2 बोल रहा है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 देन प्रूव दैट a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय c इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट होगा? देखो a/3 इक्वल टू अगर b/4 इक्वल टू अगर c/7 है तो एडेंटो प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग ऐसा बोल सकते हैं a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? या तो a/3 हो जाएगा, या तो b/4 हो जाएगा, या तो c/7 हो जाएगा। पहले ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे हमारा आ रहा है 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14 आ रहा है। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 14 ये आ रहा है। ये किसके साथ इक्विवेलेंट है? ये a/3 के साथ भी इक्विवेलेंट है, b/4 के साथ भी इक्विवेलेंट है और c/7 के साथ भी इक्विवेलेंट है। अब हमें किसके साथ इसको लिखना चाहिए? a प्लस b प्लस c/14, ये तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से लिख दिया, इसको किसके साथ इक्विवेलेंट करें? a/3 के साथ, b/4 के साथ या c/7 के साथ? क्योंकि इक्वेशन में दिया है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c, यानी हमें c/7 के साथ इक्विवेलेंट करके लिखना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग इक्विवेलेंट करते हैं, अब देखो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 से इसे मल्टीप्लाई यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 हो गया, तो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू c। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, ये c नीचे यहाँ पर लेके आ जाओ, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो अगर नहीं समझ में आता है तो। a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2c, अब c को नीचे लिखो, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c इक्वल टू 2। ये देखो यहाँ पर 2 आंसर आ गया। तो ये भी देखो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से हो जाएगा, जल्दी होगा प्रॉपर्टी से करने से और प्रॉपर्टी भी याद हो जाएगा। तुम लोगों ने क्या किया, हमें ये 3 रेशियो इक्वल है बता दिया था और बोला कि प्रूफ करो कि a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c इक्वल टू 2। तो प्लस कर रहा है फर्स्ट तीनों टर्म, यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो नीचे का तीनों टर्म भी ऐड होगा। अब ये जो आइडेंटिटी निकल के आ रहा है वो हर एक रेशियो के साथ इक्वल है, इसके साथ भी इक्वल है, इसके साथ भी इक्वल है, इसके साथ भी इक्वल है। हमें कौन सा रेशियो के साथ इसका इक्वेशन बनाना चाहिए? क्योंकि यहाँ c के साथ रिलेशन बता रहा है तो हम लोग c/7 के साथ इक्वल करेंगे। फिर इसको जैसे ही सॉल्व करोगे हम लोग ये c को नीचे यहाँ पर लेके आ जाएंगे सॉल्व करने के बाद, तो ये हम लोग का 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर चाहो तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकते थे, 7 इंटू a प्लस b प्लस c इक्वल टू 14c। अब ये c नीचे लेके आ जाओ, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c इक्वल टू 14/7 यानी कि 2 हो जाए। अच्छा, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है ए डीलर मिक्स टी कॉस्टिंग 6.92 per kg with tea costing 7.77 per kg and sells the mixture at 8.80 per kg and earns a profit of 7.5% on his sale price. In what proportion does he mix them? ठीक है, बोल रहा है एक डीलर है जिसके पास 2 टाइप्स ऑफ टी है, एक है कॉस्टिंग 6.92। कॉस्टिंग 6.92 का मतलब इसको जब इसने खरीदा है, देखो डीलर तो पहले खरीद रहा है चाय की पत्ती को, फिर उसे बेचेगा। तो जब खरीदा तो उसे 6.92 पर केजी करके एक तरह का परचेज किया, उसके बाद 7.77 पर केजी करके एक दूसरे टाइप का परचेज किया, मतलब एक थोड़ा सा सस्ता एक उससे महंगा है। एंड सेल्स द मिक्सचर, फिर दोनों को मिक्सड अप कर दिया। ठीक है, दोनों तरीके के जो टी है, दोनों तरीके के टी को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है उसे 8.80 पर केजी करके सेल कर रहा है। ये सेल वैल्यू है, ये कॉस्ट वैल्यू है। ठीक है, और ये सेल करके इसे प्रॉफिट हो रहा है 7.5%, मतलब 17.5%, 17.5% सेल प्राइस पे। बोल रहा है व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, कौन से प्रोपोर्शन में इसने इसे मिक्स किया है, मतलब ये जो दोनों चाय है दोनों टाइप का, इसे इसने किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया है ये हमें बताना है। ठीक है,
तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर देखो फर्स्ट जो कॉस्ट प्राइस है मिक्सचर का, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। ये देखो मतलब कैसे होगा यहाँ पर, एग्जाम्पल 3 ये करके बताएंगे। देखो यहाँ पर हम लोग पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि सेल वैल्यू ऑफ द मिक्सचर, सेल वैल्यू ऑफ द मिक्सचर मतलब जो मिक्सचर हम लोग सेल कर रहे हैं उसका प्राइस रखा गया है 8.80 पर केजी, ठीक है। और ये पर केजी पे प्रॉफिट कितना होगा वो भी बताया है, प्रॉफिट का परसेंटेज बता दिया 17.5% ऑन सेल्स, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, ठीक है, जो मिक्सचर हम लोग बेच रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट करने से कॉस्ट निकल जाएगा, सेल वैल्यू से प्रॉफिट हटाएंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा। सेल वैल्यू कितना है 8.80 पर केजी। अब इस पे प्रॉफिट कितना है 17.5% बोल ही दिया है सेल पे, तो 8.80 पे अगर हम लोग 17.5% अप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा प्रॉफिट। तो देखते हैं कितना होगा। 1.54, 7.26 पर केजी, ठीक है। तो जो मिक्सचर हम लोग सेल कर रहे हैं उसका कॉस्ट इतना आ रहा है, ठीक है। इंडिविजुअली कॉस्ट ऐसा है, ये कंफ्यूज मत हो जाओ, इंडिविजुअली वन टाइप ऑफ टी, इंडिविजुअली वन टाइप ऑफ टी, लेकिन दोनों को जब मिक्स करके सेल किया गया तो सेल प्राइस के अकॉर्डिंग और प्रॉफिट जो बताए उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गया कि उसका कॉस्ट कितना है, मिक्सचर का कॉस्ट कितना है, इंडिविजुअली टी का कॉस्ट नहीं बताया। देखो यहाँ पर भी वही किया है 165/2, यहाँ पर फिर क्या निकाला है, कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 165/2। देख लेते हैं 165/2 करने से मेरे साथ मैच हुआ कि नहीं, 82, एक सेकेंड, 100 माइनस 7.5, अच्छा इसको इन्होंने इक्विवेलेंट किया 82 पॉइंट, हाँ ये देखो इन्होंने कुछ अलग तरीके से निकाला है, मेरा तो डायरेक्टली निकल गया 7.26 आ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया मिक्सचर का 7.26। अब यहाँ पर देखो जो डिफरेंसेस है कॉस्ट प्राइस मिक्सचर जो है, देखो जो यहाँ पर दो तरीके का हमारा जो है टी यूज हुआ है, एक 6.92 एक 7.77, और हम लोग उसका कॉस्ट मिक्सड अप करने के बाद आ रहा है 7.26। तो एक केस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है और एक केस में हम लोग का लॉस हो रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मिक्सचर का कॉस्ट है 7.26, ठीक है, ये देखो, और जो हम लोगों ने इंडिविजुअली देखा, इंडिविजुअली जो हम लोगों ने मिक्सचर यूज किया है दैट इज टी यूज किया है 6.92 और 7.77, ये देखो 6.92, ये देखो 6.92 और 7.77, मतलब मिक्सचर का हम लोगों ने वैल्यू रखा 7.26 और हम लोग का इंडिविजुअली कॉस्ट पड़ रहा है वन टाइप ऑफ टी का 7.77 एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ का 6.92, ठीक है। तो हम लोग अगर दोनों को मिक्सड अप करते हैं, ये देखो वी हैव टू मिक्स द टू काइंड्स इन सच ए रेशियो, हमें इस तरीके से मिक्सड अप करना चाहिए, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस मस्ट बैलेंस विद द अमाउंट ऑफ लॉस इन द सेकंड केस। एक में ना प्रॉफिट हो रहा है एक में लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है वो चीज पहले समझाते हैं। देखो यहाँ पर पहले लिखते हैं डिफरेंस, डिफरेंस लिखेंगे, किस चीज का डिफरेंस निकाल रहे हैं, देखो इंडिविजुअली अगर कॉस्ट देखें कितना है 6.92 पर केजी, और ये वाला है हम लोग का 7.77 पर केजी, दोनों टाइप ऑफ टी का, ठीक है। यहां पर लिखते हैं इंडिविजुअल कॉस्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट, ये दोनों का इतना है। जब मिक्सचर बनाए उसका कॉस्ट आया 7.26, अगर 7.26 आ रहा है तो इस केस में हम लोग का प्रॉफिट होगा क्योंकि कॉस्ट है 6.92, लेकिन हम लोग का जो मिक्सड अप करने के बाद जो एवरेज कर रहे हैं, मिक्सड करने का मतलब क्या हो गया, डेटा एवरेज हो गया, दो तरह का चीजों को जब हम लोगों ने मिक्सड अप कर दिया तो उसका कॉस्ट एवरेज हो गया, तो एवरेज कॉस्ट इतना आ रहा है। तो ये इस कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट है, इसके हिसाब से हम लोग का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली कॉस्ट तो है 7.77 जबकि हम लोग कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं 7.26, ठीक है। तो एक केस में प्रॉफिट एक केस में लॉस। अब कितना आ रहा है वही हम लोग चेक करते हैं, ये इसमें प्रॉफिट आ रहा है 7.26
7.26 माइनस 6.92 और ये हो जाएगा 7.77 माइनस 7.26 माइनस करके देखते 7.26 माइनस 6.92 ये हो गया हम लोग का 0.34 और 7.77 माइनस 7.26 तो ये हम लोग का हो गया 0.51 ठीक है। ये हम लोग का लॉस है, ये नेगेटिव में दिखेगा ठीक है, ये नेगेटिव होगा क्योंकि लॉस है। वैसे मैंने 7.77 स्टार्टिंग में लिख दिया, इसी वजह से शायद हमें लॉस नहीं दिख रहा है, इसे हमें ऑपोजिट लिख लेना चाहिए था। ये देखो 7.26 कॉस्ट है जबकि 7.77 रियल कॉस्ट है, तो 0.51 का हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और 0.34 का प्रॉफिट। देखो वही चीज यहाँ पर फाइंड आउट किया है। 0.34 मतलब उसको पॉइंट को मल्टीप्लाई करके 51 पैसा और 34 पैसा कर दिया है। तो ये देखो सेकेंड डिफरेंस जो है वो 51 पैसा जो है यहाँ पर दिखा रहा है। अब बोल रहा है वी हैव टू मिक्स टू काइंड्स इन सच रेशियो, हमें दोनों को ऐसे रेशियो में जो है मिक्सड अप करना चाहिए। एक्चुअली हमें पूछा क्या था, हमें पूछा यही था कि दोनों को हम लोग किस रेशियो में मिक्सड अप करें। तो बोल रहा है दोनों को हमें ऐसे रेशियो में मिक्स करना चाहिए दैट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस, ये देखो फर्स्ट केस में जो प्रॉफिट हो रहा है, ये देखो फर्स्ट केस में जो प्रॉफिट हो रहा है मस्ट बैलेंस द अमाउंट ऑफ लॉस इन द सेकंड केस, सेकंड केस के लॉस को वो एडजस्ट कर ले ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैसे लिखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर क्योंकि सेकेंड वाला केस, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टू काइंड्स इन सच ए रेशियो दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन फर्स्ट केस का जो प्रॉफिट है मस्ट बैलेंस द अमाउंट ऑफ लॉस इन द सेकेंड केस के लॉस को एडजस्ट करेगा। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर लॉस इज टू प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 0.51 क्योंकि इस लॉस को एडजस्ट करना है 0.34, या फिर इसको अगर इंटू 100 कर देंगे तो 51 पैसा और 34 पैसा ये आ जाएगा इस रेशियो में हमें। और ये सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, ये सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा 51, ये कितना है, ये है हम लोग का 3 आ रहा है, तो 51 डिवाइडेड बाई 3 करके देख लेते हैं, 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34 ठीक है, 17 में 34 हो गया। तो वही बोला है कि हमें कैसे मिक्स करना चाहिए, हमें ऐसा मिक्सड अप करना चाहिए क्योंकि एक केस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है, एक केस में लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखो अगर हम लोग दोनों चीज को मिक्सड अप करते हैं तो एवरेज प्राइस ये आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअली एक का प्राइस है 6.92 और दूसरे का प्राइस है 7.77 ठीक है। तो एक केस में हम लोग का प्रॉफिट होगा, एक केस में लॉस, क्योंकि हम एक केस में कॉस्ट को कम मान रहे हैं तो मेरे लिए लॉस होगा ठीक है, और एक केस में हम कॉस्ट को ज्यादा मान रहे हैं, जितना नहीं है उससे ज्यादा मान रहे हैं, तो उस केस में हम लोग का प्रॉफिट होगा ठीक है। अब हमें इस तरीके से मिक्सचर को मिक्सड अप करना पड़ेगा ताकि हम लोग लॉस को प्रॉफिट से जो है एडजस्ट कर सके। तो हम लोग का रेशियो ऐसे हो जाएगा सेकेंड डिफरेंस इज टू फर्स्ट डिफरेंस, यहाँ पर यही पूछा था बस और कुछ नहीं, कि डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग यहाँ पर, हाँ इन प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, कौन से प्रोपोर्शन में मिक्सड अप करना चाहिए, तो लॉस को हम लोग राइट अप कर सके ऐसे प्रोपोर्शन में हमें मिक्सड अप करना चाहिए। यही वाला हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था ठीक है यहाँ पर। अब इसके साथ एक्सरसाइज आ जा रहा है, तो देखो कुछ क्वेश्चन तो हम लोग यहीं पर कर सकते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है 4 6 8 का, तो 4 6 8 फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब इसके बाद x मान सकते हैं, तो प्रोपोर्शन ऐसे हो जाएगा 4:6, जैसे बोलेगा लाइन बाय लाइन लिखना होता है, 8:x ठीक है। तो 4/6 डिवाइडेड बाई 8/x, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 into x इक्वल टू 8 into 6, तो x इक्वल टू 8 into 6/4 12 हो गया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दिखा देते करके एक्सरसाइज 1b क्वेश्चन नंबर 1, 4/6 इक्वल टू 8/x, 4x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 48/4, ये हो गया 12, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है। अच्छा इसके बाद कौन सा बोला है, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 और 18, 12 18 के बाद थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है हम लोग को, तो ऐसे लिखेंगे देखो 12 18 थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग x मान लेते हैं, अगर तीन ही डेटा हमारे पास होता है तो 12/18, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 12:18
और 18:x। ये मैंने बोला था, याद रखो, ये हमें सीख लेना चाहिए। अगर हमें 3 ही डेटा दिया हुआ है तो कैसे प्रोपोर्शन होगा, ए बी बी सी, इस फॉर्मेट में, ठीक है। मिडिल वाले को 2 बार लिखना है ऐसे। अच्छा, अब 12/18 इक्वल टू 18/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 12 इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 8, एक्स 18 इंटू 18, तो 18 इंटू 18/12, देखते कितना आता है, 18 इंटू 18/12, तो ये हो गया हम लोग का 27। देखो कौन सा आंसर है, 27, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 एंड 81, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, यानी b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AC। अगर फॉर्मूला याद है तो ऐसे कर सकते हो, मीन प्रोपोर्शनल, और AC मतलब एक्सट्रीम टर्म्स, यानी 25 और 81 के बीच का बोला है, ठीक है। तो 25 इंटू 81, तो 25 का रूट 5 होता है, 81 का 9 होता है, 9 इंटू 5 45, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, ठीक है। और अगर ये याद नहीं रख पा रहे हो तो मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो A इज टू बी इक्वल टू B इज टू C, ऐसे लिख लो, लिखने के बाद याद कर सकते हो। A बाई बी इक्वल टू B बाई C, तो B स्क्वायर इक्वल टू AC, B इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AC, इस तरीके से याद रख सकते हो। इसलिए हम बोल रहे हैं ये कंडीशन याद रखो जब 3 डेटा का बात हो रहा है, जब 4 डेटा का बात होगा तो उस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमें आंसर देना पड़ेगा, तो ये हम लोग का C हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13, बोल रहा है वो नंबर कौन सा है जिसका रेशियो अगर 26 के साथ करने पे जितना आएगा, 6 और 13 का रेशियो पे भी उतना ही आता है। तो यहाँ पर 6 और 13 का रेशियो क्या होगा, 6:13, और 26 के साथ कौन से डेटा का रेशियो करना है वो हमें पूछ रहा है। तो ठीक है, देखो यहाँ अगर हमें 6:13 ही लाना पड़ेगा, मतलब बेसिकली अगर इक्वल है, नंबर विच हैज द सेम रेशियो, मतलब एक नंबर जिसका रेशियो 26 के साथ करने पे जितना होगा वो उतना ही होगा जितना 6:13 का होगा, मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन में होंगे। तो अगर 26 13 में ट्रांसफर हो रहा है, सोच के देखो, मतलब ये डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर 26 13 हो रहा है, मतलब हम लोग ऐसे देखेंगे, देखो हमें तो इधर वाला डेटा फाइंड आउट करना है, हम लोग ऐसे देखेंगे, तो ये इंटू 2 हुआ है, तो 6 में भी इंटू 2 कर दो, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 12 हो जाएगा तो 12:26 का आंसर देखो 6:13 ही आएगा, ये देखो, तो आंसर 12 होना चाहिए, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर कौन सा आंसर है, फोर्थ का नन ऑफ दिस है कि नहीं देखना पड़ेगा, फोर्थ का आंसर नन ऑफ दिस, मेरा तो 12 आ गया, फोर्थ का नन ऑफ दिस देख लेते हैं हम यहाँ पर एक। हाँ, फोर्थ का नन ऑफ दिस है, ये देखो फोर्थ का नन ऑफ दिस है, डी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर पूरा लिख के एक्स जो है उसको लिख के सॉल्व करने से भी आंसर आ जाएगा, दिखाते हैं कैसे आ रहा है। ये वाला फोर्थ नंबर का बोल रहा है, किसी एक नंबर को अगर हम लोग 26 के साथ रेशियो कर रहे हैं तो 6:13 के साथ वो बराबर होगा, तो x/26, 6/13, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 13 इंटू एक्स इक्वल टू 6 इंटू 26, तो x इक्वल टू 6 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 13, मतलब 12 हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर हो गया हम लोग का 12, यानी कि नन ऑफ दिस, ठीक है। या फिर ऐसे आंसर से भी ऑब्जर्व करके हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ नंबर, ये वाला लास्ट करेंगे, फिफ्थ नंबर, मैंने शायद 15 लिख दिया क्या, नहीं 5th ही लिखा है। द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 2a² इसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो 2a² और फोर्थ प्रोपोर्शन मान लेते हैं कि x है, तो 2a:2a² और ये हो जाएगा c:x, तो 2a/a² इक्वल टू c/x, 2a/a मतलब 2
ये a और a स्क्वायर कैंसिल आउट होके a बचेगा c बाई एक्स। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते 2x इक्वल टू ac, x इक्वल टू ac बाई 2, x इक्वल टू ac बाई 2 हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन ए। ठीक है, फिफ्थ का हम लोग का ऑप्शन ए हो गया, फिफ्थ नंबर वाला भी हो गया। अच्छा इसके बाद बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, हम लोग इसी चैप्टर को भी कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम लोग का लॉगरिथम तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग थोड़ा मैथ्स ही करेंगे। उसके बाद फिर जैसा रूटीन में स्टार्ट भी था हम लोग का वैसा हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो ये देखो फिफ्थ तक हो गया। तो मेन देखो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है वो हम एक चीज बताते हैं जिससे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या याद रखना है, अगर हमें 3 प्रोपोर्शन बोलेगा तो हमें याद रखना है कि a इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी होता है, तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर 4th प्रोपोर्शन बोलेगा तो ये कंसेप्ट रखना है a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। अगर मीन प्रोपोर्शन बोलेगा बिटवीन टू एक्सट्रीम टर्म्स तो a इंटू सी। ठीक है, अगर ये हम लोग याद रख पाते हैं तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन वगैरह देख के भी कभी कभी सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, फिर हम लोग फिफ्थ तक ही करते हैं।